नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी तक पहले 7 वीडियो लेक्चर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और सारे टॉपिक्स को मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो आज 8वें वीडियो लेक्चर को हम देखेंगे और आज के टॉपिक में हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का जो मापन होता है, कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो कर रही है, हमारी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है। तो इसके हम अलग अलग फैक्टर्स को उठाएंगे, जैसे नेशनल इनकम के बेसिस पर हम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पर हम देखेंगे, सेक्स रेशो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 5 तरीके हैं जिससे हम चेक करेंगे कि कैसे कोई एक नेशन जो है वो डेवलप कहलाता है और कोई एक नेशन है जो डेवलप नहीं कहलाता। तो ये सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के माप। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम से शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आय, अब देखिए कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है, इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा होता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई एक कंट्री डेवलप्ड है और कोई एक कंट्री डेवलप नहीं है। जैसे हम अमेरिका को डेवलप बोलते हैं, चाइना को डेवलप बोलते हैं, मगर इंडिया को डेवलप नहीं बोलते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है नेशनल इनकम। पहले समझते हैं नेशनल इनकम होती क्या चीज है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो टोटल इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड टैक्सेस माइनस सब्सिडाइज। ठीक है, तो देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय जिसमें वेतन, लाभ, किराया और कर शामिल है, सब्सिडी घटाकर। ठीक है, अब देखिए नेशनल इनकम का मतलब क्या चीज होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कंट्री है, ठीक है, इसको हम भारत ही मानते हैं। तो भारत के सभी नागरिक कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा सिर्फ वो भारत के नागरिक होने चाहिए। तो भारत के सभी नागरिक कितना कुल रुपया कमा रहे हैं, इसको जब हम टोटल कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। मान लीजिए भारत की पॉपुलेशन है कितनी, 5 लोग हैं, भारत की पॉपुलेशन है 5। अब ये जो 5 लोग हैं अब मिलके कमा रहे हैं कितने रुपए, 100 रुपए कमा रहे हैं। ये 5 लोग मिलके कितने रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं। तो 100 रुपए क्या हो जाएगी, 100 रुपए देश की क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो एक देश के सभी नागरिकों की जब इनकम को हम लोग प्लस कर देते हैं, काउंट कर लेते हैं, सम कर देते हैं उसका, तो जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसमें जो आम रेजिडेंट्स हैं, आम निवासी हैं देश के, वो जितना पैसा कमा रहे हैं वो शामिल होता है। जितना भी वेजेस होता है, वेजेस मतलब कि जितना भी वेतन होता है उनका, वो शामिल होता है। प्रॉफिट शामिल होता है, रेंट किराया शामिल होता है। सभी टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है। तो और सब्सिडीज वगैरह जो सरकार के द्वारा सब्सिडी वगैरह दी जाती है, वो सब घटाकर जो आता है हमारे पास, वो आता है नेशनल इनकम। तो मोटे तौर पर जो मैंने समझाया था आप लोगों को कि एक देश के सभी नागरिकों की इनकम को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आती है। अब देखिए नेशनल इनकम से कैसे पता लगाते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के लिए, अगर देश की नेशनल इनकम ज्यादा है, मान लीजिए कि किसी देश की नेशनल इनकम है 100 रुपए और किसी देश की नेशनल इनकम कितनी है, किसी देश की नेशनल इनकम है 200 रुपए। ठीक है, तो जिस देश की नेशनल इनकम ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वहां के हर एक नागरिक ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। अच्छा, जिस देश के पास ज्यादा पैसा होगा इसका मतलब क्या है, वो बाकी सारे सेक्टर में डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है, अगर देश के नागरिकों के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो सरकार क्या कर सकती है, उस देश को डेवलप कर सकती है। अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। ठीक है, वहां के लोग इनोवेशन में वर्क करेंगे। अच्छी एजुकेशन होगी तो अलग अलग स्किल्स में अपने आप को डेवलप करेंगे। तो जब स्किल होगी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरीके से डेवलप होगा तो एक देश अपने आप ही क्या करेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो एक देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। जबकि अगर नेशनल इनकम किसी देश की कम है तो वो देश क्या होगा, डाउनफॉल में जाएगा। क्योंकि अगर देश के पास पैसा नहीं होगा तो ना वो सरकार अपने देश को अच्छी एजुकेशन दे पाएगी, ना हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा, देश जो है डाउनफॉल में ही जाएगा। तो नेशनल इनकम एक सूचक है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि जिस देश की नेशनल इनकम ज्यादा होगी वो देश इकोनॉमिकली तौर पे क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम सिर्फ एक परिमाप है, ठीक है, सिर्फ एक मेजरमेंट है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। अब सीमाएं क्या चीज होती हैं, इसकी लिमिटेशन क्या होती है। If growth is driven by non-productive sectors like military, it may not reflect true development. For instance, rising income from armed production doesn't improve living standard. अब देखो, जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, नेशनल इनकम को तो कई अलग अलग तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक देश जो है मिलिट्री में जो मान लो वेपन्स है,
हथियारों का बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है एक देश और हथियारों को अलग अलग कंट्रीज में बेच रहा है, उससे उसको बहुत सारा इनकम हो रहा है। तो इस तरीके से भी एक देश जो है नेशनल इनकम क्रिएट कर सकता है। एक देश की जो जीडीपी है बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकती है अगर वो ढेर सारा हथियारों का उत्पादन करे और दुनिया भर में बेचे। लेकिन बताइए, इससे नेशनल इनकम भले देश की बढ़ जाएगी मगर क्या उस देश का फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ जाने से क्या चीज होगा? देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ जाएगा लेकिन एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ेगा, लोगों के पास शांति नहीं रहेगी, बाकी सारी स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो नेशनल इनकम तो किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, हथियारों को उत्पादन करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन ये रही। दूसरी चीज हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? प्रति व्यक्ति है। ये क्या होती है? एवरेज इनकम पर पर्सन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। अब क्या चीज होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब का होता है कि एक देश के एवरेज व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है उसकी पॉपुलेशन से हम जब उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक देश की पॉपुलेशन मान लो 5 है, ठीक है। अब 5 लोग मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज कितना हर एक व्यक्ति कमा रहा है, मतलब हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है? तो हम क्या करते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 5 है और ये 5 लोग कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं। तो 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हमारे पास है? 20 आया। तो जो 20 रुपए है ये हर एक व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है, यानी कि 20 रुपए क्या होगा? उस देश का पर कैपिटा इनकम होगा, प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय से कैसे एक देश तरक्की कर सकते हैं। देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी वो देश के नागरिक उतनी बेहतर फैसिलिटीज एंजॉय कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर एक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, मान लो कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए है और दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 100 रुपए है। अब देखिए, जिसके पास 100 रुपए है वो उसके पास ज्यादा इनकम है तो क्या ले सकता है? अच्छी एजुकेशन ले सकता है। अब उसकी मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। साथ साथ में वो अच्छी स्किल्स सीख सकता है, ठीक है। मतलब लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उन सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है, ठीक है, आगे बढ़ सकता है। तो पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा होगी तो एक देश का जो नागरिक होगा अपने आप को बहुत सारी सहूलतें दे सकता है, ठीक है, जो उसके जीवन को बेहतर बनाएंगी। दूसरी तरफ अगर एक देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम कम है तो वो अपने आप को उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे उसकी तुलना में जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम से ऐसे एक देश डेवलप्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। पर कैपिटा इनकम भी कई बार क्या जाता है? धोखा दे जाते हैं। कैसे? इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम डजंट एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, राइजिंग इन इनकम वाइडनिंग इनइक्वालिटी में स्टिल लिव मैनी इन पॉवर्टी। अब इसका मतलब क्या चीज है? अब मान लीजिए कि फिर से वही एग्जांपल देखते हैं कि एक देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? एक देश की पर कैपिटा इनकम है 20 रुपए, ठीक है, और उस देश की नेशनल इनकम कितनी है? 100 रुपए है। एक देश की नेशनल इनकम है 100 रुपए और ये 100 रुपए कितने लोग मिलकर कमा रहे हैं? 5 लोग मिलकर कमा रहे हैं। तो 100 को 5 से डिवाइड किया, आया 20 रुपए, ठीक है, यानी 20 रुपए क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अब फिर से वही चीज देखो, अब मान लो कि 100 रुपए में से 80 रुपए सिर्फ एक व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, 80 रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है और बाकी के 4 लोग कितने रुपए कमा रहे हैं? 20 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो 4 लोग 20 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति तो 80 रुपए कमा रहा है लेकिन बाकियों के खाते में कितने कितने रुपए आ रहे हैं? 5-5 रुपए आ रहे हैं। मतलब कि एक व्यक्ति 80 रुपए पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति के 80 रुपए, मगर बाकी जो 4 लोग हैं वो सिर्फ 5-5 रुपए में हिस्से आ रहे हैं। लेकिन पूरे नेशन का जब हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं तो जब हम 100 रुपए निकाल रहे हैं 5 को डिवाइड करके तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है? 20 रुपए आ रही है, ठीक है। अभी 20 रुपए आ रही है तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर एक नागरिक देश का 20-20 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में क्या चीज है? असल में एक ही व्यक्ति 80 रुपए कमा रहा है और बाकी के 4 व्यक्ति मिलकर 20 रुपए कमा रहे हैं। तो क्या चीज होता है? कई बार पर कैपिटा इनकम जो धोखा दे जाती है, यानी कि बहुत सारा पैसा कुछ हाथों में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। इसको मैं एक दोबारा से समझाता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5, और ये 5 लोग मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 100 रुपए कमा रहे हैं। तो 5 को जब मैंने 100 से भाग किया तो कितना है? 20 रुपए है, और ये 20 रुपए क्या? पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। यानी कि हर एक व्यक्ति, ये 5 व्यक्ति के हिस्से में 20-20 रुपए आ रहे हैं, तो 20 रुपए इनकी पर कैपिटा इनकम होगी। लेकिन मान लीजिए 5 में से, मान लीजिए ये नंबर 1 व्यक्ति है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। पहला व्यक्ति 80 रुपए अकेले कमा रहे हैं, बाकी के चारों व्यक्ति मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 20 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनके खाते में कितने कितने रुपए? अगर चारों 20 रुपए कमा रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? यानी कि 5-5 रुपए मिलकर 5-5 रुपए इनकी पर कैपिटा इनकम आ रही है। लेकिन जब हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया पूरी देश की पॉपुलेशन को उनकी नेशनल इनकम के साथ, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है? 20 रुपए आ रही है। लेकिन असल में हर एक व्यक्ति क्या 20 रुपए कमा रहे हैं?
नहीं, 80 रुपये एक ही व्यक्ति कमा रहा है, बाकियों के खाते में तो 20 से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि पर कैपिटा इनकम कई बार धोखा दे जाती है। ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम से कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हर एक व्यक्ति के पास समान पैसा है, इससे वो अच्छी फैसिलिटी इंजॉय कर सकता है। लेकिन बहुत देशों में ऐसा होता है कि बहुत सारा जो अमाउंट में पैसा होता है वो एक व्यक्ति के हाथ में एकत्रित हो जाता है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में। बाकी जो पॉपुलेशन होती है उनके पास पैसा कुछ रहता ही नहीं है, जिससे कुछ व्यक्ति तो तरक्की कर जाते हैं मगर बाकी जो पॉपुलेशन होती है वो कुछ इंजॉय नहीं कर पाती, कुछ बेसिक नीड्स भी उनकी नहीं पूरी हो पाती। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि पर कैपिटा इनकम अगर बेहतर नहीं होती एक देश तरक्की नहीं कर सकता। और कई बार पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाने पर भी एक देश तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा कुछ हाथों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ था पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में। अब ये क्या चीज़ होता है, डेफिनेशन समझो, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इंडिकेटिंग हेल्थ केयर क्वालिटी। हर 1000 बर्थ पर जितने बच्चों का, हर 1000 जो छोटे बच्चों का जन्म होता है उन पे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया मगर उनमें से मान लो 10 की डेथ हो गई। ठीक है, तो हर 1000 बच्चों पर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अब इससे कैसे पता लगता है कि एक देश डेवलप्ड है कि नहीं है। अब देखिए जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर 1000 बच्चे पे जितने ज़्यादा बच्चे मरेंगे, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि इससे ये पता लगता है कि वो जो बच्चे हैं, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो एक देश की अच्छी नहीं है। अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है तो इसका मतलब क्या कि वो बच्चे कम मरते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ में एजुकेशन को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर एजुकेशन बेहतर होती तो मेडिकल फैसिलिटी भी बेहतर होती। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी देश की ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन का लेवल, वहाँ की इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या बात कर रही है कि लो रेट शो बेटर हेल्थ केयर बट डोंट एड्रेस अदर इश्यूज लाइक एजुकेशन। फॉर इंस्टांस लो इन्फेंट मोर्टेलिटी डजंट गारंटी ओवरऑल डेवलपमेंट इफ एजुकेशन इज पुअर। अब क्या चीज़ बोल रहे हैं, बोल रहे कि अगर किसी देश की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, अगर 1000 बच्चों पर किसी देश में सिर्फ 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं, जबकि दूसरे देश में 1000 बच्चे पर मान लो 20 बच्चे खत्म हो रहे हैं, तो जिस देश के अंदर कम बच्चे की डेथ हो रही है उस देश का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बेहतर है, कम है। ठीक है, तो अगर किसी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, इसका मतलब वो देश बेहतर है। ठीक है, उस देश की तुलना में जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी वहाँ ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक बात और भी बोल रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब वो देश तरक्की पर है, नहीं। तरक्की पर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को और भी देखा जाता है। जैसे एक देश की एजुकेशन को देखा जाता है, अगर एजुकेशन बेहतर नहीं है तो भी देश डेवलप नहीं माना जाएगा। एजुकेशन के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी देखी जाएगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी, नेशनल इनकम देखी जाएगी, जीडीपी भी देखी जाएगी। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तब हम किसी देश को डेवलप मानते हैं। सिर्फ समझे, एक फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में, लिंग अनुपात। सेक्स रेशो क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिकेटिंग जेंडर बैलेंस। ठीक है, कि हर 1000 व्यक्ति पर कितनी महिलाओं की संख्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि हर 1000 जो मेल्स होते हैं इनकी तुलना में कितनी फीमेल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर रेशो बोलते हैं। अब देखिए इससे कैसे एक देश को डेवलप बोल सकते हैं, अगर मेल्स की तुलना में अगर फीमेल्स की संख्या कम है, इसका मतलब क्या दर्शाता है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि उस देश में इक्वेलिटी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम है, और साथ ही साथ किसी देश को डेवलप करने में जितना बड़ा योगदान मेल्स का होता है उतनी बड़ा योगदान फीमेल्स का भी होता है। अगर मेल्स की संख्या ज़्यादा, फीमेल्स की संख्या कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक देश जो है ग्रोथ करने से काफ़ी ज़्यादा क्या रह गया, पीछे रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, अ बैलेंस रेशियो डजंट इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट इफ देयर इश्यूज लाइक पॉवर्टी। अब साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि अगर एक देश के अंदर मेल और फीमेल का जो रेशो है वो सही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश तरक्की कर गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेल्स और फीमेल्स की संख्या बराबर है, ठीक है, 1000 अगर मेल्स है तो उन पे मान लीजिए 1000 फीमेल्स भी हैं, मगर उस देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो भी कैसे डेवलप हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर मेल्स की अगर गरीबी बहुत ज़्यादा है तो ये जो रिसोर्सेज है, ये जो ह्यूमन है, अपने पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इनको कोई भी लाइफ में फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। जब कुछ मिल ही नहीं पाएगा तो बताओ, बस इस संख्या के तौर पर बस अवेलेबल है ना, तो इनका असल में कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सेक्स रेशो इस तरीके से दर्शाते हैं किसी देश के डेवलपमेंट को।
तो यहाँ तक ये वीडियो लेक्चर में हमने इस टॉपिक को देखा कि डेवलपमेंट के जो मेजरमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।